अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर। ये है, मैं हूँ शाजिया अकरम। प्रोग्राम में मेरे साथ है सईद काजी और अमेरिका से हमारे साथ है समी इब्राहिम। नाज़रीन, अगर पाकिस्तान के गुज़श्ता 3 सालों पर नज़र दौड़ाई जाए तो चीफ जस्टिस वो वाहिद शख्सियत हैं जो करप्शन, बद इंतज़ामी और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के खिलाफ डटे हुए हैं। आज उन्हीं के बेटे के खिलाफ आवाज़ें भी बुलंद हो रही हैं। मलिक रियाज इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। उनके वकील जाहिद बुखारी के मुताबिक मलिक रियाज के पास बम जैसी शहादतें और कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ हैं। देखते हैं कि आज ब्रेकिंग न्यूज़ का ये बम अगर फटता है तो इसके धमाके की जद में कौन कौन आएगा। दूसरी जानिब एतजाज एहसन ये कहते हैं कि अगर अरसलान इफ्ताखार ने कुछ किया है तो इसके जिम्मेदार चीफ जस्टिस नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अरसलान ने अपने खानदान को अपने कामों से बेखबर रखा और उनके वालिद को भी ये इल्म नहीं था कि इनका बेटा किस तरह रोजगार कमा रहा है और उसके खानदान समेत बैरून मुल्क पर दौरों पर उठने वाले अखराजात जो हैं ये कहाँ से आ रहे हैं। इस पर आज हम बात करेंगे। दूसरी जानिब बलूचिस्तान बदअमनी केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अब साफ साफ कह दिया है कि अगर कोई कुछ नहीं करता तो जनरल कियानी को बुलाकर पूछेंगे कि क्या मुल्क को इस तरह चलाना है। लापता अफराद का मसला अभी तक हल नहीं हो सका और मुसलसल लाशें मिलने का सिलसिला जारी है। खुफिया इदारों की कारकर्दगी पर अब एक सवालिया निशान उठाया जा रहा है। किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उस पर कानून के दायरे में रहते हुए मुकदमा चलाना चाहिए। लगता ही है कि हर तरफ जंगल का कानून है। अगर हालात यही रहे तो खुदा ना खास्ता हमें किसी बड़े नुकसान का सामना ना करना पड़ जाए। पूरी दुनिया आगे बढ़ने का सोचती है, लेकिन हम है कि इन 64 सालों में इतने पीछे चले गए हैं कि आज हमारे अपने ही इदारे मुल्क की बदनामी का बायस बनने लगे हैं। इस पर बात करेंगे और आज खास तौर पर हम बात करेंगे कि क्या हमारा मुआशरा एक सेहतमंद मुआशरा है। आए रोज खुदकुशी के बढ़ते हुए वाकयात यकीनन खतरे का अलार्म बजा रहे हैं। खराब मौजूद सूरत हाल, बेरोजगारी, भूख, जहालत, अफलास और बीमारी यकीनन ये वो असबाब हैं जो किसी भी शख्स को इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर करते हैं। लेकिन आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या खुदकुशी की कोई और भी वजूहात हो सकती हैं और इनका सद्देबाब कैसे मुमकिन है। ये वो तमाम खबरें, अहम खबरें जिन पर आज हम बात करेंगे। इसके अलावा और बहुत सी खबरें हम आपके साथ शेयर करेंगे। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो समी साहब बरकाई साहब की खबरें लेंगे। फिर खबरें के बाद खुशामदीद। अब तक की सबसे बड़ी और अहम खबर तो यही है कि मलिक रियाज इस्लामाबाद पहुंच गए हैं और अरसलान इफ्ताखार केस में आज वो बड़े सबूतों के साथ सुप्रीम कोर्ट में पेश भी हो गए। वहाँ सूरत हाल क्या होगी सिक्योरिटी की, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, गाहे बगाहे अपने प्रोग्राम में इससे भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन इसके अलावा और बहुत सी खबरें आपके साथ शेयर करने के लिए काजी साहब से सबसे पहले आज की खबरें लेते हैं। जी काजी साहब। शाजिया, आपने तो बड़े बड़े लोगों के बच्चों की बात की जिन पे मुकदमात चल रहे हैं, मगर कुछ और बच्चे भी हैं इस मुल्क में जो कि गरीबों के बच्चे हैं और जिनका आज दिन है, चाइल्ड लेबर का आज दिन है। इस हवाले से मैं पहली खबर बात टेकअप करूँगा कि इसमें एक तो बहुत अलार्मिंग इजाफा हुआ है और इस इजाफे की वजह क्या है कि जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो इस बेपनाह जो हाउस होल्ड हैं 80% उनको फोर्स कर रही है, उनको मजबूर कर रही है कि वो अपने बच्चों को तालीम देने की बजाय। मसलन मैं एक बच्चे की कहानी पढ़ रहा था कि उसका बाप 750 रुपये कमाता है, वो एक स्ट्रीट बार्बर है, तो वो कहता है जी मैं बच्चे को रोटी खिलाऊं या उसको स्कूल में भेजूं। तो इसमें इतना अलार्मिंग इजाफा हो रहा है, इस पे बात करेंगे और फिर इस पे भी बात करेंगे कि इसमें इजाफा क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरी अगली खबर इस बात से जुड़ी हुई है। ओगरा के खिलाफ एक रेफरेंस भेज रहा है नैब, जिसमें पता चला है कि अरब रुपए की करप्शन हुई और उसके जो साबिक चेयरमैन थे तौकीर सादिक, वो इस वक्त एब्सकॉन्डर हैं, फरार हैं और 70 अरब रुपया एक जो सिर्फ एक करप्शन है उसमें जो उन्होंने उसके नुकसानात में जो परसेंटेज में इजाफा किया 5 से 7%, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर 70 अरब रुपए पिछले 3 सालों में एक बाद में, और इसके अलावा कहा जा रहा है कि इससे ज़्यादा बड़ी करप्शन है। तो ये अगर गैस के हवाले से हुई है तो फिर हमारे बच्चे मजदूरी ही करेंगे। इस पर बात करेंगे शाजिया। और फिर अहम खबर इंटरनेशनल हवाले से कि जो नेगोशिएटर्स या मुज़ाकराती टीम अमेरिका की आई हुई थी वो बेनीलो मराम वापस चली गई है और पाकिस्तान, लगता है कि पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है और जो हुक्मरान है उस पर उन्होंने एक स्टैंड ले रखा है। मगर ये बात गुफ्तगू जारी रहेगी, इस पर बात करेंगे। और फिर आपने जिक्र किया, मैंने भी इसको इंक्लूड किया था, एतजाज एहसन साहब ने बड़े अफसोस का इजहार किया है इस बात पे, क्योंकि इसके बड़े सुर्खेल थे वो, ये जो मूवमेंट चली थी, मगर उनका कहना है कि CJP इसमें शामिल नहीं। और इकनॉमिक महाज पे हमेशा की तरह बुरी खबर वो ये कि रुपया गिरने की वजह से जो हमारी पेमेंट है बैरूनी कर्जे पे, उस हवाले से 109 अरब रुपए का हमें नुकसान हुआ है। तो जब इधर से हम फारिग हो जाएंगे कि ये अदालत में क्या हो रहा है, ये मामला आप भी ठीक कर लेंगे, तो अलबत्ता हम इसकी खबरें देते रहेंगे। सही, ठीक। अब चलते हैं समी साहब के पास। जी समी साहब, आपके पास क्या खबरें हैं?
शाजिया, आप लोग जिक्र कर रहे हैं महंगाई का और आलमी कसाद बाज़ारी का, तो उसमें एक ख़बर जो मेरे पास है वो ये है कि अगरचे अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शन लगा रखी है कि वो किसी को तेल नहीं बेच सकता, और साथ ही ये भी कह रखा है कि जो ममालिक तेल ख़रीदेंगे उनके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर हम पाबंदी लगा देंगे। लेकिन इस हवाले से अमेरिका ने इंडिया को छूट दे दी है, यानी इंडिया अगर ईरान से तेल ख़रीदेगा तो वो अमेरिका की सैंक्शंस का उसको सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये छूट पाकिस्तान को नहीं दी। अमेरिका ने जो गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट पाकिस्तान कंप्लीट करना चाहता है उस पर वो बाकायदा तौर पर वही एक धमकी आमेज़ लहजा है अमेरिका का कि पाकिस्तान को कोई छूट नहीं दी जाएगी। दूसरा ये खबर आई है कि ओपेक ममालिक में सऊदी अरेबिया जो है वो ये चाह रहा है कि तेल की पैदावार में इजाफा किया जाए, और ताकि जो आलमी मार्केट में तेल की कीमतें हैं उनको $100 पर बैरल से नीचे रखा जाए। शाजिया, ये तकरीबन $128 पर बैरल थी कीमत, लेकिन ये इस वक्त आलमी मार्केट में $100 से भी नीचे है। लेकिन अगर हम देखें पाकिस्तान में अगरचे तेल की कीमतों को लिंक किया गया था इंटरनेशनल मार्केट से, लेकिन 25-26% कमी हुई है इंटरनेशनल मार्केट में। हमारे यहाँ हुक्मरानों ने मुख्तलिफ टैक्सेस की शक्ल में उस कीमत में इजाफा किया है, उसमें कोई कमी नहीं की। तो इस पर नज़र डालेंगे कि सऊदी अरब ये क्यों करना चाहता है। ज़राए का ये कहना है कि क्योंकि अमेरिका में सदारती इलेक्शन है और यूरोप के बहुत सारे ममालिक में भी इलेक्शंस हो रहे हैं, तो एक लिहाज से सऊदी अरेबिया ये नहीं चाहता कि वहाँ पर कोई इंस्टेबिलिटी हो और महंगाई की वजह से वहाँ पर कोई सियासी मंजरनामे में तब्दीली हो। फिर इसके अलावा मैंने एक और ख़बर शामिल की है जो सोमालिया से आई है। वहाँ पे अलकायदा का एक ग्रुप है जिसको शहाब ग्रुप कहा जाता है। उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग अपनी वेबसाइट पर पोस्टिंग की है। उन्होंने ये कहा है कि अगरचे अमेरिका ने तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा रखे हैं अलकायदा के लोगों को पकड़ने के लिए, उनके सर की कीमत तो उन्होंने लगाई है अल शहाब ने सदर ओबामा के बारे में जो इन्फॉर्मेशन देगा या उन्हें गिरफ्तार कराने में मदद देगा, तो उनका कहना है कि वो उसको 100 ऊँट देंगे, जबकि सेक्रेटरी क्लिंटन की हवाले से जो इन्फॉर्मेशन देगा उसको 2 ऊँट दिए जाएंगे। तो उनका ये कहना है कि अमरीकी जो काबरीन है उनकी सिर्फ इतनी अच्छा, अब अमरीकियों की भी हेड मनी लगना शुरू हो गई, और वो भी ऊँटों की सूरत में। और उसमें उन्होंने कंपैरिजन करते हुए कहा है कि अमरीकी काबरीन की दर हकीकत यही कीमत है। सही, लेकिन आज हमें सबसे पहले जिस खबर पर नजर डालनी है अपने प्रोग्राम में वो सब जानते हैं। बड़े अरसे से, पिछले एक हफ्ते से खबरों की जीनत बना हुआ है अरसलान इफ्तिखार केस। मलिक रियाज इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। समी साहब, जाहिद बुखारी मलिक रियाज के वकील कहते हैं कि आज मलिक रियाज एक बम जो है वो फोड़ेंगे वहां पर, सबूतों का शहादतें ऐसी ऐसी पेश की जाएंगी कि सब उसकी जद में आ जाएंगे। आप क्या समझते हैं कि कौन कौन इसकी जद में आने वाला है? देखें, जिन लोगों ने ये सबूत देखे हैं उनके बयानात अखबारात में, टेलीविज़न में आ चुके हैं, जिसके एक चीज़ जो है वो तो यकीनी नज़र आती है कि ये जो सारा मामला है ये कोई हवा में रूनुमा होने वाली चीज़ नहीं है, इसकी कुछ रियलिटीज़ हैं। और जो चीफ जस्टिस साहब के साहबजादे हैं अरसलान, वो यकीनन किसी न किसी डील में इन्वॉल्व थे। कुछ उनकी वीडियो टेप्स बनी है, कुछ अहले खाना की बनी है, तो वो उस हवाले से तो वो एविडेंस ज़रूर है। लेकिन मैं सिर्फ एक जो एविडेंस है जिन्होंने देखा है एतजाज़ एहसन साहब, उनकी गुफ्तगू का हवाला दूंगा, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि उन्हें वो तमाम एविडेंस देख के बहुत दुख हुआ। उन्हें ये यकीन नहीं आ रहा था कि ये वाकई वो चीज़ देख रहे हैं। लेकिन फिर इसके साथ उन्होंने चीफ जस्टिस साहब के बारे में ये कहा कि वो ये नहीं समझते कि इस सारे मामले में चीफ जस्टिस साहब के हाथ हैं। ये उनकी ख्वाहिश है क्योंकि वो उनके ड्राइवर भी रहे, और हम भी अभी चीफ साहब को किसी मामले में कोई मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। ये एक इन्वेस्टिगेशन है, ओपन इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन शाजिया, मैं आपको एक ये बात बता दूँ कि पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तानी रहते हैं, अमेरिका में मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, हर शख्स भले कोई इसको साजिश करार दे रहा है या कुछ और मानी इसको पहना रहा है, लेकिन हर दिल जो है वो गमज़दा है, क्योंकि लोग ये तवक्को नहीं कर रहे थे कि कोई इतना बड़ा स्कैंडल चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के घराने से मुताल्लिक मंजर आम पर आएगा। लेकिन खबरें आ रही हैं काजी साहब कि अभी इसके साथ साथ और बहुत से स्कैंडल्स ओपन होने वाले हैं। कुछ शाजिया, एक तो भी आज बात क्लियर हो जाएगी। हाँ। दूसरी बात यह है कि बार बार एक जो बात कही जा रही है कि जी ये एक इखलाकी एतबार से तो ठीक है कि जी बेटा जो कर रहा है वालिदैन को देखते रहना चाहिए, मगर पूरी दुनिया में ये राइज है कि किसी का बेटा होना ये ज़रूरी नहीं है कि उसके जुर्म में भी वो, अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है अव्वल तो हमें ये पता नहीं है। तो मेरे ख्याल में एक तो लोगों को कोई गमज़दा होने की ज़रूरत नहीं है, और दूसरी बात यह है कि वतन अजीज़
कि इस यहाँ हुक्मरानों में जितने जराइम 62 बरसों में और इवन 4 बरसों में हुए हैं यहाँ पे, अब हम इस पे कोई नहीं रोया जब यहाँ पे स्टील मिल बर्बाद होगी, PIA बर्बाद होगी। अभी ओगरा का स्कैंडल आया 3 साल में, समी साहब अरब कई 70 अरब रुपया तो वो मान रहे हैं कि ये खा गए, तो कोई गमज़दा नहीं हुआ, कोई ऐसी कहानी नहीं है। लेट्स नॉट ड्रामेटाइज इट। देखते हैं एविडेंस जो आ रहा है उसकी क्या औकात है, कितना वो दुरुस्त है, किस किस को वो लिंक कर रहा है, और मेरे ख्याल में ये आज अच्छा, खबरें ये कि मलिक रियाज ने 2009 से सरमाया लगाना शुरू किया अरसलान इफ्तिखार पर, लेकिन उनके जो सुप्रीम कोर्ट में केसेस थे वो 2010 और 2011 में आए, तो 2009 से उनके पास सारे एविडेंस मौजूद है। इसका क्या मतलब हुआ? इसमें दो बातें हैं। एक तो बात ये है कि वो कह रहे हैं जी बड़े बड़े एविडेंस क्या है, क्या कोई फेवर करने के, भाई फेवर क्यों की, जो आप ये फेवर सारे कर, सवालात अच्छा पूछे अब ये जाएंगे सवाल ना? किसी ने कहा जी गन पॉइंट पे हाँ। क्या कोई गन पॉइंट पे रखा हुआ था इन्होंने, ये सारे कंजेक्चर है, हम इस पे बात नहीं करना चाहते, ये कैसी बात है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसको कोर्ट में आना चाहिए, इस सारी बात को खुलना चाहिए और इसे हमें देखना चाहिए कि भाई ये किस लेवल। समी सब सवालात तो मलिक रियाज पर भी उठेंगे ना कि अगर उन्होंने इनके वो सबूत दे रहे हैं, कुछ एविडेंस पेश कर रहे हैं, तो उन्होंने किस बुनियाद पर अरसलान इफ्तिखार की हेल्प की, उन्हें पैसे दिए, सवालात तो उन पर भी आज बहुत से उठाए जाएंगे। जी बिल्कुल, सवालात तो उठाए जाएंगे और उन सवालात का वो उनको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन देखें, ये दो मुख्तलिफ मामलात हैं, इनको आप कंफ्यूज ना करें। जो तो डीलिंग रियाज मलिक साहब की है, उनका जो बिजनेस है वो एक अलग चीज़ है। ये एक बड़ा संजीदा मामला इसलिए है कि अरसलान इफ्तिखार चीफ जस्टिस के साहबजादे हैं, और मैं इसमें कोट करूंगा गवर्नर पंजाब खोसा साहब की स्टेटमेंट। उनका ये कहना था कि अगर अरसलान जो हैं वो चीफ जस्टिस के साहबजादे ना होते तो कोई इनको 2 पाई भी ना देता। और ये जो 900 मिलियन का कारोबार है उनका, 900 अरब रुपए का या जितनी भी वो अमाउंट बताते हैं, इतना बड़ा जो कारोबार है उनका, वो भी उसके बारे में भी सवालात उठेंगे कि वो फिर इतना पैसा कहाँ से आया और वो किस तरीके से हुआ। देखें, बात ये है कि ये एक तो बिल्कुल ये तरीका गलत इख्तियार किया गया है कि इसको सीधा सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप कर लिया, इसके कोई कंप्लेनेंट नहीं था, आज खुद नोटिस ले लिया। अब मुझे ये बताइए कि क्या सुप्रीम कोर्ट एक ट्रायल कोर्ट की हैसियत से अपनी जो ड्यूटी वो करेगी? ये तो एक सीधा मामला था जिसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हुकूमत कोई एक कमीशन कायम करती या कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता, उसको लगाया जाता। आपकी बात काट रहा हूँ, एक बात बताइए, वो अपनी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की तो वो कर नहीं सके, ट्रायल कोर्ट में किसको भेजें, आगे से वो बंदे तब्दील कर देते हैं। हर जगह पर आपकी एग्जीक्यूटिव ने रुकावट डाली है। सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले केसेस कराए हैं वो कोई काम तो करने नहीं देते। अब बात ये है कि मुझे तो ये लगता है कि भाई ये सारे केसेस बंद कर दो। इसमें ये कहानी क्या है कि कट डाउन टू द साइज, इसको CJP अगर कुछ कर रहे हैं, बात ये है कि वो क्या बाकी सारे मामलात जो करप्शन के आए 4 सालों में एग्जीक्यूटिव ने उसमें उन्होंने शफाफ अंदाज में किए, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखें काजी साहब, ये तो आपने बड़ी अजीब बात कही। इस सारे केस में जिसके खिलाफ शिकायत है वो चीफ जस्टिस साहब का बेटा है, और बज़ाहिर चीफ जस्टिस साहब का बेटा है, लेकिन दर हकीकत तो ये इल्जामात उन पर लगाए गए हैं कि अदालत में काम करता रहा, अभी नहीं लगे, ये इनडायरेक्टली नहीं, ये तो क्योंकि अब आप इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं। आप मुझे ये बताएं, एक सवाल, उसको पैसे मिले। एक सवाल बताएं, एफेड्रीन का जो इल्जाम है मूसा गिलानी साहब पर, वो क्या गिलानी साहब पे लगा है या उनके बेटे पे लगा है? दर हकीकत देखें, वो इल्जाम गिलानी साहब पर ही है, क्योंकि गिलानी साहब कैसे वो नामजद हैसियत नहीं है, वो तो मूसा गिलानी नामजद मुल्ज़िम है उसमें, भाई प्राइम मिनिस्टर की मुल्ज़िम नहीं है। भाई आप काजी साहब, बात ये है कि जो अली मूसा गिलानी है या जो भी गिलानी साहब के साहबजादे हैं वजीर आजम साहब के, उनकी अपनी क्या हैसियत है? वो तो असर और रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं वजीर आजम के ऑफिस का, तो इनडायरेक्टली जो वजीर आजम है वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसी तरीके से अगर चीफ जस्टिस साहब का बेटा, कानून इस तरह नहीं बोलता, कानून इस तरह नहीं बोलता जिस तरह आप कह रहे हैं। कानून किस तरह से बोलता है कि जो अपनी आपके पसंद के लोग हैं उनके बारे में बात ना की जाए। आपके पास शवाहिद हों, अगर आपने इफ्तिखार अरसलान को लिंक करना है उनके वालिद से, तो आपके पास शवाहिद हों। सिर्फ बाप बेटे होने की बुनियाद पे कानून ऐसे नहीं करता, ना ही कानून जो है। लेकिन मेरे भाई, कानून मैं ये नहीं कह रहा, आप जरा थोड़ा तहम्मुल से बात सुन लें आप। ये कोई तरीका नहीं है कि जिसके बेटे पर इल्जाम लगाया जाए वो आज खुद नोटिस लेके खुद उस पर बैठ जाए।
खुद बेंच बन जाए और फिर दो, जब उन्होंने इस्तदा की कि लार्जर बेंच बनाया जाए तो क्या तकलीफ है? क्यों ये दो जज सुनेंगे? क्यों ये सारा इस तरीके से बात की जा रही है? इस प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं किया बना जा रहा? चले जब सवालात उठे तो उस बेंच से अलग भी हो गए। उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्यों नहीं दिया नहीं, इस्तीफा बेंच से जब वो अलग क्या कन्विक्ट हुए? हो चुके उन्होंने हैं? अपनी जो उनका देखे ना आप, इनसे तो जनती किस्म के मेयारात का तवक्को कर रहे हैं। उधर वो कन्विक्ट हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, उनके बेटे पे भी इल्जाम है लोगों की, वो क्यों नहीं इस्तीफा दे देते? वो क्यों नहीं हट जाते यहाँ से? नहीं, इसका इससे क्या ताल्लुक ताल्लुक है यार, सर, आप बड़ी ताल्लुक अजीब बात है। कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ घुस जाते हैं। कि अगर अरसलान पर आप कोई पता नहीं इल्जाम क्या कह रहे है हैं। तो और उसको मैं ये दीगर कह रहा हूं जराइम पेशा कि लोगों के एक बंदे तहफ़्फ़ुज़ की ने वजह ना चीफ बनाए। जस्टिस साहब, मैं ये कह रहा हूँ चीफ कि अगर जस्टिस उन पे साहब कोई के बेटे इल्जाम पर है इल्जाम है उनको भाई। सजा दें, उनको पकड़े जो मर्जी, लेकिन उसको जवाब ना बनाए। ये बुनियादी तौर पे पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। ये जो है एक लड़ाई है, ये उसका अरीना मत बनाए। कानून और इंसाफ का खेल रहने दें हमें। समी साहब साथ मैं में आपकी तकलीफ और सुप्रीम मैं कोर्ट एक के बाहर सेकंड के शादिया, जी, मैं जी, काजी जी। साहब की तकलीफ और बिल बिलाट को बड़े अच्छे तरीके से समझता हूँ। मसला ये है कि चीफ जस्टिस साहब के बेटे पर इल्जाम है, उसकी आजादाना तहकीकात होनी चाहिए, बस इतना सा मामला है। आजादाना सिर्फ उनके बेटे की होनी चाहिए, भैया बाकी के बेटों की भी होनी चाहिए, जिनका किस बैठ के आप तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, आजादाना जिनके जराइम पे पर्दा डाला जाता है, हम तो- उनकी नहीं होनी चाहिए। करें, अगर अरसलान हम तो- इफ्तिखार मुजरिम है, अदालत साबित करती है तो उनको सजा समी दें। साहब आजादाना तहकीकात का से आपका क्या मुराद? बेंच में जब वो थे चीफ जस्टिस, उन पे एतराज उठाया, वो अलग हो गए। अब एक और बेंच उनकी जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, वो सारी उसकी समाप्त करेगा। अब आजादाना तहकीकात किस बात की? आज सारे एविडेंस पेश किए जाएंगे, सब पेश ये किया वही जाएगा। बेंच है, कोई शाजिया, आप इस तरह डंडी ना मारें बात में। ये वही बेंच है, ये कोई नया बेंच नहीं है। ये वही दो जज हैं जो हर तो क्या बेंच इन में दो चीफ जजेस साहब पर के किसी साथ को शामिल हैं एतमाद और नहीं? पूरे ये समी साहब, इन बात दो जाहिर है जजेस पर बिल्कुल। किसी को और एतमाद नहीं? जनाब, जो मुल्जम है, जो रियाज मलिक है, जब उन्होंने ये इस्तदा की कि लार्जर बेंच बनाया जाए तो क्यों नहीं बनाया गया लार्जर बेंच? ओ यार, जिस मुल्क क्या में आप ये इसमें बात क्या कर रहे हैं, वहां कबाहत थी? प्राइम क्या मिनिस्टर दूसरे मुजरिम जज इंसाफ नहीं है, हैज देंगे? बीन अक्यूज्ड, नॉट ओनली अक्यूज्ड बल्कि उनको सजा हुई है। चलिए नहीं तो साथ अगर रहे, मैं मुझे तो नहीं सुप्रीम कहता कोर्ट कि के उनको बाहर के सजा नहीं मनाजिर हुई। दिखाने हैं। मलिक रियाज आप तो नहीं रियाज कहते, पेश आप होना तो है। यहाँ बैठ के हमें सरमन दे चुके हैं कि नहीं हजूर, उन्हें कुछ नहीं हुआ, वो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे सजा के बावजूद। यहाँ आप ये कहते हैं कि मैं कौन तमाम हूं कानून सरमन जो देने आप- वाला? जब आपकी मैं सुप्रीम ये कोर्ट कह ने रहा हूं कि खुद ही उन्हें सुप्रीम नाअहल कोर्ट नहीं के किया, जज जब कोई आपकी आदमी सुप्रीम अगर कोर्ट ने किसी- उन्हें सजाई सिर्फ 30 सेकंड की दी है, तो भले इतना ही बड़ा 30 इंसाफ सेकंड की आपकी दी, वो सुप्रीम कोर्ट ने सजा दिया, याफ्ता तो मैंने हुए तो ना। उन्हें उन्हें कहना किया। घर चले जाएं, he has been convicted। चले साथ रहे। नहीं, मैं कैसे कह सकता हूँ घर चले जाए? ये तो सुप्रीम कोर्ट के पास बाकी तो सजा सबको गई आप थी। कह रहे हैं, सुप्रीम बाकी कोर्ट के ने लिए तो भेज बड़े दी। सख्त आपने मेयारात रखे हुए हैं। समी साहब सुप्रीम कोर्ट के बाहर जा रहे हैं, वहां पर इस वक्त हलचल है। मलिक रियाज ने पेश होना है और आज सुप्रीम कोर्ट पर उन्होंने इस सबूतों के साथ आज आना है। इस्लामाबाद वो पहुंच चुके हैं। मोहसिन उल मुल्क हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मुशर्रिफ आखिर रहमान मलिक ने रेड जोन करार दिया है और कहा है कि आने जाने वाले जितने भी रास्ते हैं आसपास के, उनको बंद कर दिया जाए और मुतबादिल रास्तों का जो प्लान है वो दे दिया गया है। इस वक्त क्या सूरत हाल है सुप्रीम कोर्ट के बाहर, क्या मनाजिर है? मोहसिन उल मुल्क हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मोहसिन उल मुल्क, क्या माहौल है? सिक्योरिटी के किस तरह इंतजाम किए गए हैं? और ऐसी भी इत्तलात है कि आज फजाई निगरानी भी की जाएगी। जी शाजिया, रात गए मशीर दाखिला रहमान मलिक की ज़ेर सदारत एक इजलास मुनक़िद किया गया जिसमें सिक्योरिटी का जायजा लिया गया ओवरऑल इस्लामाबाद का। और ख़ास तौर पर उन्होंने इस इजलास में जो है रेड जोन को फोकस किया और रेड जोन में तमाम तर दाखिली रास्तों को उन्होंने बंद कर दिया है। इस वक्त यहाँ पर तमाम तर लोगों को मुकम्मल चेकिंग के बाद और उनके दस्तावेजात चेक करने के बाद अंदर दाखिल किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ जितने भी रास्ते जा रहे हैं, तमाम रास्ते इस वक्त सील कर दिए गए हैं। दफातर आने वाले तमाम लोगों के लिए इस वक्त मुतबादिल रास्ते बनाए गए हैं। शाजिया, 2 हेलीकॉप्टर भी इस फजाई निगरानी के लिए हायर किए गए हैं। इस सिक्योरिटी इजलास में सबसे अहम बात ये हुई कि इस्लाम इफ्तिखार जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साहबजादे हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए एक ऑफिसर, खुसूसी सिक्योरिटी ऑफिसर भी मुकर्रर किया गया है जो उनकी सिक्योरिटी के लिए 24 घंटे उनके साथ रहेगा। रेड जोन में हर किस्म के मुजाहरे पे पाबंदियां हमने कल देखा। नून लीग ने एक मुजाहरा किया था और उसके बाद फौरन एक्शन लिया गया रहमान मलिक की तरफ से। इस वक्त रेड जोन के अंदर कोई भी गैर मुतालिका गाड़ी दाखिल नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया मोहसिन मुल्क। आपका एक कॉलर है फैसलाबाद से, हमारे साथ तनवीर हलाओ। जी जी वालेकुम सलाम जी। जी, मैं सईद कादी साहब और समी इब्राहिम के अक्सर बहस सुनता हूँ
लेकिन मेरा अक्सर मौकफ जो है ना सईद काजी साहब का मौकफ मुझे अच्छा लगता है और वो हक पे होते हैं। एक बात। दूसरा बात, मैं समी इब्राहिम से ये पूछना चाहता हूँ, ये अमेरिका में ये भी पूछे हैं कि वजीर आजम गलानी के बेटों पर जो करप्शन है उस पर भी उनका सर शर्म से झुका कि नहीं झुका, जहाँ इनके समी इब्राहिम के अंदर का जियालापन शर्म से सर झुकने नहीं देता। ये बात मेरिट पे किया करे। एक बात तो ये मैं कह रहा हूँ। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, मीन फहीम के अकाउंट से पैसे निकले, शर्म से सर झुका कि नहीं झुका? 22 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, राजा परवेज अशरफ फिर कैबिनेट में है, शर्म से सर झुका कि नहीं झुका? जो वजारत दफा में नाकाम हुआ वजारत पानी में आ गया, जो वजारत पानी में नाकाम हुआ वजारत दफा में आ गया, सर झुका कि नहीं झुका? मैं समी इब्राहिम से पूछना चाहता हूँ, इनसे कहना शुक्रिया, चाहिए। बहुत शुक्रिया तनवीर साहब आपका। जी समी साहब, आप पर सवालात की बौछार है। नहीं शाजिया, ये इन्होंने बात बिल्कुल सही की। वजीर आजम साहब का बेटा करप्शन में है, यकीनन हर पाकिस्तानी का सर शर्म से झुक गया। और ये जो इन्होंने वजारतों की नाहली की बात की है, ये गवर्नमेंट अपनी जो परफॉर्मेंस थी उसमें ये नाकाम रही है। यकीनन इसका उनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी की वो पॉपुलैरिटी अब नहीं है, लोग पीपल्स पार्टी से बहुत ज़्यादा बेजार हैं और ये लोग तवक्को कर रहे हैं कि आइंदा इलेक्शन में इनकी परफॉर्मेंस के बुनियाद पर फैसला होगा। लेकिन मैं कॉलर से ये बात कहता हूं कि उन्हें, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो मुर्द इल्ज़ाम ठहरा दिए गए हैं। मैं सिंपल ये बात अर्ज कर रहा हूं कि जो एक प्रोसेस है इसको आप ट्रांसपेरेंट बना दें खुदा के लिए। और जो मुल्ज़म जो रियाज मलिक है, वो अगर आपके पास आके कहते हैं कि भाई आप हमें ये एक लार्जर बेंच दे दें, तो इतनी सी बात है कि लार्जर बेंच बनाने में क्या इतराज है? कभी दुनिया में ये हुआ जिस पर इल्जाम लगाओ वो खुद ही मुंसफ बन के बैठ जाए? अगर वजीर आजम अदालत में आ सकता है, उससे पूछा जा सकता है, सदर से पूछा जा सकता है, तो चीफ जस्टिस से क्यों नहीं पूछा जा सकता? कोई भी शख्स आइन और कानून से में बालातर नहीं है, हर इंसान बराबर है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इतनी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं बिल्कुल पीपल्स पार्टी की जो बैड परफॉर्मेंस है उसको कोई ना डिफेंड कर सकता है, ना मैं उसको डिफेंड करता हूं। और यकीनन ये बात उनकी सही है कि ये जो बड़े बड़े लोग हैं जिनमें वजीर आज़म है, उनका बेटा अगर मंशियात में मुलव्वस है, तो यकीनन हर पाकिस्तानी का सर जो है वो शर्म से झुक गया इस बात पे। अच्छा, अरसलान इफ्तिखार केस, मुझे एक सवाल। रहमान मलिक साहब ने कहा है कि मेरे पास भी बहुत से सबूत है, मैं भी उनको मंजर आम पर ले आऊंगा कि मलिक रियाज से किस किसने फायदा उठाया। लगता है कि बहती गंगा में सबने हाथ धोए और बहुत से चेहरे बेनकाब होने वाले। किस तरह से फायदा उठाया मलिक रियाज साहब से, अलबत्ता हमें उसका भी तो अंदाज़ा नहीं है कि कितना नुकसान उठाया खुद रहमान मलिक साहब ने इस पीरियड में या इन लोगों ने। लेकिन बात यह है कि जो फ़ायदा अगर उठाया है तो बेसिकली वो आप क्या उनकी फेवर कर रहे हैं? ये जब आप बात कहते हैं मलिक रियाज साहब से किस किस ने फ़ायदा उठाया, तो भाई मलिक रियाज साहब से अगर किसी ने फ़ायदा उठाया है तो नाजायज़ उठाया है। अब आपसे मैं एक सवाल करता हूँ, आप मुझे मैं सहाफ़ी हूँ, मुझे कोई आके पैसे यही बात, सहाफ़ी में बड़े सवालात उठना शुरू हो गए। मुझे नहीं पता, अभी ये सामने बात नहीं आई, एक लिस्ट है जिसके बारे में अभी कोई पक्की बात नहीं है, वो आ जाए तो कोई बात अच्छा, नहीं। अगर आप एक सहाफ़ी हैं, जर्नैल हैं, जज हैं, सियासतदान हैं, और अगर आप किसी से पैसा ले लेते हैं, आपकी हैसियत क्या रह जाती है? शाजिया, अगर जज, जर्नैल, सहाफ़ी जब जिस वक्त वो पैसे उठाता है, हाँ। तो फिर वो अपना पेशा जो है ना उसको साइड पे रख देता है। वो ना वो सहाफ़ी रहता है, ना वो जज रहता है, ना वो जो भी उसका एक प्रोफेशन है, उसके बाद वो कमीशन एजेंट बन जाता है। मगर इससे एक सवाल और उठता है कि जो आपको पैसे दे रहा है वो क्यों दे रहा है? इसलिए कि आप बड़े खूबसूरत हैं या आपका वो बड़ा फैन है? अपने फवायद के लिए, अपने मफादात। वो इसलिए आपको पैसे दे रहा है कि वो अपना कोई काम ऐसा कर रहा है जो उसे गलत लगता है, जिसके खौफ की वजह से वो आपको पैसे दे रहे हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में दोनों तरफ। चलें, ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे आपके मजीद लाइव कॉल्स भी लेंगे और खास तौर पर बात करेंगे कि बच्चों में बढ़ते हुआ जो खुदकुशी का रुझान है, इसकी वजूहात क्या है और इसके सद्देबात कैसे मुमकिन हो सकता है। एक ब्रेक के बाद। खुशामदीद कहते हैं कि एक सेहतमंद जहन, सेहतमंद जिस्म, सेहतमंद मुआशरे को जन्म देता है। लेकिन जब मुआशरे में बेचैनी हो, बेसकूनी हो, तो मुआशरा आगे कैसे बढ़ सकता है? और जब खुदकुशियों का रुझान बढ़ने लगे और वो भी ख़ास तौर पर बच्चों में, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? इस पर बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में, इस्लामाबाद स्टूडियो में दावत दी है। डॉक्टर इरफान अहमद मलिक है, ये न्यूरो सर्जन है, लंदन में ये एक हस्पताल में काम करते हैं। पाकिस्तान आए, हमने इनकी खिदमत से फ़ायदा उठाया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आप बाहर काम करते हैं, बाहर का मुआशरा किस तरह आगे बढ़ता है, वहाँ के बच्चों का क्या रुझान है, किस तरह वहाँ पर जो है बच्चे अपने मुआशरे में किस तरह से
आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान के बारे में भी खबरें आपको पता होती होंगी। पिछले कुछ काफ़ी अरसे से हमारे यहाँ बच्चों में खुदकुशियों का रुझान वो बढ़ता जा रहा है, जहनी अमराज बढ़ते जा रहे हैं। आपके नज़दीक जहनी अमराज बढ़ने की जो रेशो है, जब ये बढ़ती है, इसकी वजह क्या होती है? जनरली स्पीकिंग तो जी आजकल काफ़ी इकोनॉमिक रिसेशन है जो है ना पूरी दुनिया में, और इन पार्टिकुलर पाकिस्तान में ज़्यादा है जो है ना। दूसरी लॉलेसनेस है जो है, और तीसरा जो मेरा ख्याल ये जो स्कूलिंग सिस्टम है पाकिस्तान में वो बड़ा स्प्लिट सिस्टम है जो है ना। और जो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए स्कूल में कि जी बच्चों को कैसे टीच करना है और कैसे जो है ना उनको शफ़क़त से और प्यार मोहब्बत से आगे पढ़ाना है और उनको एजुकेट करना है जो है ना। तो उस सिलसिले में जो है पाकिस्तान में इस तरह सिस्टम नहीं है जैसे बाहर यूरोप वगैरह में है, और जैसे उनकी कोचिंग होती है। यहाँ बच्चे को शुरू में बहुत स्ट्रेस में डाल दिया जाता है पढ़ाई की, और एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम, और अगर उनकी प्रोग्रेस ठीक ना हो तो फिर उनको स्कूल से भी और घर से भी डांट पड़ती है। मैंने रिसेंटली पीछे खबर सुनी थी कि एक पाकिस्तानी बच्चे ने इसलिए सुसाइड कर ली कि वो स्कूल में गया और उसका टीचर उससे खुश नहीं था, फिर वो घर गया, उसके वालिद साहब खुश नहीं थे, एंड देन ही कमिटेड द सुसाइड। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ा रीज़न है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में इकनॉमिक रिसेशन इतनी ज़्यादा है, लोगों के पास जॉब्स नहीं हैं, उनके बच्चे हैं वो उनको जो है ना शायद वो मेन ब्रेड विनर हैं, वो अपना पर्पस सर्व नहीं कर पा रहा है, उनको जो है ना जो जिस तरह उनकी परवरिश करनी चाहिए शायद उससे वो फ्रस्ट्रेट हो के तो ये सुसाइड कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल है मेरा भी आपसे। मैं एक वायर से खबर देख रहा था कुछ दिन पहले कि इवन यूरोप में जब से ये, जिस तरह आपने जिक्र भी किया कि जब से रिसेशन बढ़ा है, बहुत तेज़ी से अलार्मिंग रेट बढ़ गया है वहाँ पे भी ज़हनी अमराज का। इस हवाले से क्या बताएंगे आप? बिल्कुल जी, आप सही फरमा रहे हैं। यूरोप में 3 मेन रीजंस हैं जो है ना। पहले तो ज़्यादातर ड्रग और अल्कोहल थी या स्प्लिट फैमिली सिस्टम है, लेकिन अब इकोनॉमिक रिसेशन मेन पार्ट प्ले कर रहा है जो है ना। और उस इकोनॉमिक रिसेशन में ये है कि जो वहाँ का बैंकिंग सिस्टम है वो बड़ा सख्त हो गया है जो है ना। उन्होंने अपने जो काफ़ी सारे जॉब्स थे वो एशियन कंट्रीज़ में स्पेशली चाइना और इंडिया मूव कर दिए हैं, और वहाँ पे जो एक तो जॉब सिक्योरिटी नहीं रही, फिर जो कंट्रीज़ थी उनकी इतनी इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है, जो लोग बेनिफिट्स पे थे वो उनके बेनिफिट्स कट कर रहे हैं जो है। ये सारी चीज़ें हैं जो वहाँ मेन रोल प्ले कर रही हैं, और वो जो पेशेंट का अब रुझान है हॉस्पिटल में एडमिशन का स्पेशली साइकेट्रिक यूनिट में वो काफ़ी बड़ा हुआ है जो है ना, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये जो वेलफेयर स्टेट भी वो अब जो है उसे रोल बैक कर रहे हैं, और जो सेहत वहाँ पे पहले फैसिलिटीज़ थी सुना है अब वो नहीं है और मज़ीद रोल बैक होंगी। हाँ, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी। स्पेशली जो NHS है मेरे ख्याल में वो सबसे बड़ी जो है ना वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है पूरी वर्ल्ड में जो है ना। जितना NHS कंप्लीट फंडिंग करता है अपने पेशेंट्स के लिए, अपनी कंट्रीज़ के लिए, और कहीं पे भी नहीं है दुनिया में। लेकिन ज़ाहिर उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर्स हैं अब, और उसका भी जो बजट है वो पहले जो हर साल जैसे इंक्रीज़ होता था इन्फ्लेशन के साथ उस तरह नहीं हो रहा, और उसकी वजह से काफ़ी कट्स करने पड़ रहे हैं जो। सही। तो डॉक्टर साहब, अभी तक जो फिर बात समझ में आई है खुदकुशियों का, जी 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 समी साहब। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये तो आपने सारे जो इकोनॉमिक फैक्टर हैं ये तो बता दिए। मैं अभी रिसेंटली आया न्यूयॉर्क, तो मैंने रास्ते में देखा कि जो बच्चे वीडियो गेम्स खेल रहे थे वो सारी की सारी वायलेंस पे थी, उसमें मशीन गनें थी और वो इतने लोगों को मारना। क्या आप ये नहीं समझते कि ये जो वीडियो गेम्स में इतना वायलेंस है उससे चाहे किसी को कत्ल करना हो या अपने आप को मारना हो, इस रुझान में जो तकवीयत आई है या जो बढ़ा है, इसका भी कोई बड़ा हिस्सा है इसमें? जी, इसका बिल्कुल हिस्सा है जी, क्योंकि आजकल जो नई वीडियो गेम्स बन रही हैं वो बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए इस किस्म की जो है ना वायलेंस मूवी बना रहे हैं, और इस किस्म की वो थ्रिल पैदा करने के लिए बच्चों में वो इस किस्म की ताकत उस पर अट्रैक्ट हों। रिसेंटली एक वाक़या हुआ है इंग्लैंड में जो है ना, एक बच्चे ने अपनी माँ को जो है ना कत्ल करके घर में तो घर को आग लगा दी, और फिर पुलिस को नहीं बताया। पुलिस को कहता है कि घर को आग लगी, उनको कहा कि आप इन्वेस्टिगेट करें। फिर पुलिस इस कंक्लूजन पे पहुंच गई कि किसी बच्चे ने जो है ना अपनी माँ को मर्डर किया। वो टोटल 13-14 साल का बच्चा था जो है। जब उससे डिटेल पूछी गई तो उसने कहा मैंने इसी तरह थ्रिलर मूवीज़ देखी हैं और लोग इस तरह करते हैं, तो मैंने सोचा मैं भी एक एडवेंचर करके देखता हूँ जो है ना। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, ये वीडियो गेम्स भी इसमें काफ़ी रोल प्ले कर रही हैं। तो इसका मतलब बच्चों की हरकत व सकनात पर नज़र रखना एक तो घर वालों की जिम्मेदारी, और दूसरा जो अभी तक बड़ी वजह समझ में आई है वो मौशी हालात का ठीक ना होना है, जिसकी वजह से खुदकुशियाँ बढ़ी हैं। बिल्कुल जी, आप सही फरमा रही हैं जो है ना। और मैं अब रिसेंटली जो पाकिस्तान आया हूँ, मैंने पाकिस्तान ये एक आर्टिकल जो है ना पढ़ा था अखबार में, बल्कि न्यूज़ भी सुनी थी।
कि जी एक बच्ची थी आरफा करीम, उसने मर्डर वो आईटी की जो है ना स्पेशलिस्ट थी लाहौर में जो है ना, जी। और उसको एपिलेप्सी थी और एपिलेप्सी की वजह से जो है ना वो फौत हो गई थी। तो मैं जो मेरी सब स्पेशलिटी है लंदन में, मैं एपिलेप्सी सर्जन हूँ जो है ना, और इसके साथ बाकी सर्जरी भी करता हूँ, न्यूरो सर्जरी और स्पाइन की। तो इसके अलावा मैंने एक फ्री कैंप लगाया हुआ है इस्लामाबाद में कि जितने भी पुअर पेशेंट्स हैं उनको फ्री देखा जाए, उनको ट्रीट किया जाए, क्योंकि मेडिसन से तो सिर्फ डिजीज़ कंट्रोल होती है, क्योर नहीं होती। तो मैं इसको कम्प्लीटली क्योर करने के लिए, इसका परमानेंट इलाज करने के लिए फ्री कैंप लगाया हुआ है इस्लामाबाद में। इस दफ़ा मैं खुद आया हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं पूरी लंदन से टीम लाया करूँगा। और मैं सारे पाकिस्तानियों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर कोई भी एपिलेप्सी के पेशेंट हैं, मिर्गी के, जिसको उर्दू में मिर्गी कहते हैं, तो बेशक यहाँ इस्लामाबाद में कंटेक्ट करें मेरे साथ। तो मेरा ये प्लान है कि मैं रोटेटली कैंप लगाऊं नेक्स्ट टाइम, लाहौर, कराची, इस तरह करके पूरे पाकिस्तान को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर इरफान आपका। हम अभी तक जो बात समझ में आई है, वालिदैन को अपने बच्चों के हरकत सकनात पर गहरी नज़र रखनी चाहिए, और जो खासतौर पर मुआशी हालात हैं, ये वजह समझ में आई कि इनकी वजह से बच्चों में खुदकुशियों का रुझान बढ़ता जा रहा है। अपनी जो चाइल्ड लेबर, आज चाइल्ड लेबर डे है, तो बहुत ज्यादती होगी अगर हमने हुक्मरानों के बच्चों के तो जिक्र पे हम गला फाड़ के चीखते रहते हैं आपस में, क्यों समी साहब, तो इन बच्चों का भी जिक्र कर लें। और ये मैं आज जब पढ़ रहा था, रिपोर्ट्स वो तैयार कर रहा था, तो मैंने देखा कि उसमें जो इन्फ्लेशन का बढ़ना है, और मैंने बहुत से वालिदैन, गरीब वालिदैन के इंटरव्यूज़ पढ़े मुख्तलिफ फीचर्स और मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में, वो रो के जो है वो बात कर रहे थे कि हम अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। हम अब मसला ये है शाजिया कि हम इनके नन्हे मुन्ने हाथों से ये औजार कैसे लेके इनके खिलौने इनको वापस करें, नहीं हो सकते। मैं इसलिए सारी खबरें जोड़ रहा हूँ क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलेगा। अगर ओगरा में आप 70 अरब रुपए की दिहाड़ी लगाएंगे, जो आवाम के पैसे आप इस तरह इसको प्लंडर करेंगे, और ये लोग जो पता चलता है, कोई कहता है जी फलां साफी पैसे ले गया, कोई कहता है जी वो जर्नल ले गया, जज पे इल्ज़ाम लग रहा है, उस पर लग रहा है। ये इल्ज़ामात है, मुझे उनकी वरासती, उनकी हकीकत का नहीं पता, मगर ये हम चीज़ें देख रहे हैं। तो जब आपके ज़राए इस तरह प्लंडर होते हैं तो फिर आपके बच्चों को मजदूरी करनी पड़ती है, और इस पर कोई बात ही नहीं करता, एज इफ दिस इज़ नो इशू। आज वो पहुंच गए हैं वहां पे, अरसलान इफ्तिखार साहब, अगर उन्होंने जुर्म किया तो उनको पकड़े, नहीं तो उनको छोड़ दे। मगर ये इन्होंने क्या जुर्म किया है कि यहाँ ये पैदा हो गए थे इस मुल्क में, ये जो है इस मुल्क के शहरी हैं, ये इनका जुर्म है। इनका जुर्म ये है कि किसी हुक्मरान के ये बच्चे नहीं है। तो मेरे ख्याल में इसका भी चर्चा। समी साहब, अमेरिका में आप मौजूद हैं, अमेरिका जो इंसानी हकूक की बड़ी आवाज बुलंद करता है, चाइल्ड लेबर तो वहां पर भी बहुत ज्यादा है। देखिए, बात यह है कि हर मुल्क का एक अपना कल्चर होता है, उसकी अपनी रवायात होती हैं जिसमें वो लोग रहते हैं, काम करते हैं। अमेरिका में भी वैसे तो जो बच्चे हैं उनके काम करने पर पाबंदी है, लेकिन जब गर्मियों की छुट्टियां होती हैं तो ये सारे बच्चे जो हैं मैकडॉनल्ड्स में, बर्गर किंग्स में, मुख्तलिफ फास्ट फूड्स में काम करते हैं। जब क्रिसमस का मौका आता है तो उस वक्त जो रिटेल स्टोर जो होते हैं उनमें ये बच्चे काम करते हैं। तो ये इनका जो कल्चर है, बिलाशुबा यहाँ पर भी ये एक इशू है। जो होमलेस लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके बच्चे काम करते हैं, लेकिन इनका एक अपना कल्चर है। मैं काजी साहब की जो बात है, मैं उससे एग्री करता हूँ इस लिहाज से कि जो गरीब बच्चा है, जो जिसकी एक्सप्लॉयटेशन जिस तरह पाकिस्तान में हो रही है, तीसरी दुनिया के ममालिक में हो रही है, वैसी एक्सप्लॉयटेशन अमेरिका में नहीं हो रही। लेकिन एक कमेंट करूंगा, इन्होंने अपनी गुफ्तगू में जिक्र किया अरसलान इफ्तिखार का, सहाफ़ियों का, तो मैं एक जो वक्त के साथ साथ जो डिटेरियोरेशन आई है, एक ज़माना था आज से चंद साल पहले जब सहाफ़ी भी किसी खबर पर तहकीक करते थे, पूरी तरह जब वो मुकम्मल तौर पर यकीन हो जाता था उसको लेके आते थे, तो उसके बाद बड़े बड़े लोग रुखसत हुए। ये जो जून का महीना है और ख़ास तौर पर इस हफ्ते में, आज से 40 साल कबल अमेरिका में वाशिंगटन पोस्ट ने एक स्कैंडल दिया जिसको हम वाटरगेट स्कैंडल का नाम देते हैं। 2 सहाफ़ी, नौजवान सहाफ़ी, उन्होंने तहकीक की और 2 साल के अंदर अंदर सदर अमेरिका को इस्तीफे पर मजबूर कर दिया। बड़ी ये बदकिस्मती की बात है कि अब सहाफ़त में ना तो वो तहकीक है, ना लोग उस तरह से मेहनत करते हैं, बल्कि अब तो ख्वाहिशात पर मबनी खबरें छापी जाती हैं। और बने बनाए जो फाइलें आती हैं कहीं से, उनके ऊपर सिर्फ नाम लिखकर तो उनको उन स्टोरीज़ को फाइल कर दिया जाता है, और फिर उसके बाद ये खबरें आती हैं कि वो जो साहब हैं उन्होंने तमाम सहाफ़ियों को ख़रीदा हुआ था। तो ये एक जो डिटीरियोरेशन है, ये भी मुआशरे में एक इन्हितात का बायस है कि जब बहुत सारा ये जो काम था सहाफ़त का कि वो हाईलाइट करता, आईना दिखाता, अब तो वो आईना दिखा ही नहीं रहा। अब तो लोगों के खुद अपने चेहरे इतने मकरू हैं, वो अपने मकरू चेहरे दिखा रहे हैं। और अब शायद तज्ज़िये भी ख्वाहिशात पर मबनी दिए जाते हैं। कॉलर है हमारे साथ कराची से डॉक्टर तारिक। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अब आपने जो मौजू शुरू कर दिया है बच्चों का, उसके बाद फिर सियासत पे आ गए। अब मैं अर्ज कर रहा हूँ कि बच्चों के अंदर जो है
दो किस्म से आप इनको कैटेगराइज करें। एक तो वो गरीब बच्चे हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है कि पढ़ाई क्या हो रही है या दुनिया में क्या हो रहा है। वो बेचारे सुबह को उठते हैं, उनके माँ बाप किसी मजदूरी पे लगा देते हैं, ईंटों के भट्टे पे लगा देते हैं, उनकी साइकी अलहदा है। और दूसरे वो बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनकी साइकी अलहदा होगी। अब ये जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके बच्चे जो है उनके ऊपर स्ट्रेस जो है वो फिल्टर डाउन होता है। आप देखें जो माँ बाप है वो कितना टाइम दे सकते हैं और क्या दे सकते हैं, क्वालिटी जो है वो अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं। अगर वो खुद स्ट्रेस में, उन्हें पता है कि मैं बाहर निकलूंगा और बंदा मर जाएगा, पता नहीं वापस आऊंगा नहीं आऊंगा, तो वो खुद खौफ की हालत में बाहर जा रहा है। बच्चा देख रहा है कि मेरे डैडी जो है वो बड़े परेशान जा रहे हैं, दुकान नहीं खोल सक रहे। तो ये तमाम डिप्रेशन जो है, स्ट्रेस जो है, ये बच्चों पे टिकल डाउन हो रहा है। हमारा माशरा जो है जब तक वो सही नहीं होगा, हमें सेफ्टी नहीं मिलेगी। सबसे पहली बात रोटी नहीं, सेफ्टी। बिल्कुल, अगर सेफ्टी मिलेगी तो हम नीचे ट्रिकल डाउन करेंगे कि कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, आज नहीं कल तो मैं किताब ले दूंगा। लेकिन जब उसे पता है कल मेरा डैडी होगा ही नहीं, वो इतना परेशान हो, तो वो खुद उस पर असर कितना होगा, कहता है मैं भी खुद मरूं या कहीं मार दूं। सही, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बड़ी अच्छी बात की बिल्कुल, इन्होंने। उस खौफ को निकालना होगा। अमन और रोटी दोनों दरकार हैं लोगों को, और ये वजह है। और ये जिस वक्त तक ये, इसीलिए हम बात करते हैं कि जो निज़ाम है उसमें, इसका मतलब है कि देर आर सर्टन फंडामेंटल फ्लॉज, बड़ी बुनियादी तब्दीलियां नहीं अगर आप करते तो ना आपके बच्चे सुखी रहेंगे, और दूसरी तरफ जो दूसरे बच्चे हैं जो समाज के दूसरे एंड पे हैं वो वही करते रहेंगे जो कर रहे हैं। चलिए कुछ खबरें शामिल करते हैं। ये देखें कि जो आलमी मार्केट है उसमें तेल की कीमत, पेट्रोल की कीमत $128 पर बैरल थी जब ये कीमतें पाकिस्तान में बढ़ाई गई। इस वक्त $100 से भी नीचे मिल रहा है जो तेल है। लेकिन आप देखें कि वहां पर क्या कीमत में कमी की गई है। आप 20 रुपए बढ़ाते हैं और 2 रुपए कमी कर देते हैं, और फिर उसमें आप मजीद टैक्सेस लगाते हैं। तो ये चीजें जो है सारी की सारी, ये जो इलीगल प्रॉफिटिंग है, चाहे वो कोई इंडिविजुअल कर रहा है या हुकूमत कर रही है, उसका जो खमियाजा है वो तो पाकिस्तान के अवाम को भुगतना पड़ता है। वो सारे का सारा जो प्रेशर है वो पाकिस्तान के अवाम की जेबों पर है। तो उसके लिए मैं फिर काजी साहब आपसे यही अर्ज करूंगा, आपके नज़दीक शायद ये बात इतनी अहमियत नहीं है, लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि ये बातें करने का मकसद ये है कि लोगों को याद रहे, उस वक्त तक भी ये बात याद रहे जब वो वोट पर मोहर लगाएं, और इन तमाम लोगों को रिजेक्ट करें जिन्होंने उनकी उम्मीदों पर पानी फेरा। मैं सिर्फ एक बात का कमेंट कर दूं, जब तक आपका इलेक्शन और सियासी निजाम एक फैक्ट्री है अरबपति पैदा करने की, कार्टल्स पैदा करने की, उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता। और ये धोखाधड़ी हम आवाम से बंद कर दें। जी समी साहब, कोई कमेंट? इसी निजाम से अच्छा निजाम निकलेगा। इसको बदलेंगे आप, इसको बदलेंगे। मैं भी खड़ा हो सकूं इलेक्शन में, ये जो मेरे सामने कैमरे पे साथ खड़े हैं वो भी खड़े हो सके। इसी में से लोग वोट के जरिए निकालेंगे। खड़ा हो सकेगा, हमारा कुछ नहीं बन सकता। सही। समी साहब, आपने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग एक अहम खबर दी थी कि अमेरिका जो लोगों की हेड मनी रखता है, अलकायदा ने अमरीकियों की हेड मनी रखना शुरू कर दिया, कुछ इनामात रखे हैं ओबामा के सर पर। इसकी डिटेल्स बताइए। शाजिया, बड़ी दिलचस्प ये खबर है कि सोमालिया में जहां पर अल शहाब नामी एक ग्रुप है, उन्होंने अपनी वेबसाइट पर ये जारी की है ये स्टेटमेंट। उन्होंने कहा है कि सदर ओबामा जो हैं वो उनको गिरफ्तार कराने में कोई हमें मदद देगा, उनके ठिकाने के बारे में जो इतला देगा तो उसको 10 ऊंट इनाम दिया जाएगा। हालांकि सबको पता है कि सदर अमेरिका व्हाइट हाउस में रहते हैं, लेकिन उन्होंने वो रेसिप्रोकेट किया। हाँ, रेसिप्रोकेट किया है कि क्योंकि अमेरिका भी हेड मनी लगाता है, तो साथ उसमें यह भी बताया गया है कि सोमालिया में एक ऊंट की कीमत $700 बनती है। आजकल महंगाई का ज़माना है, तो उन्होंने ये कहा है कि सदर अमेरिका की जो कीमत है वो बस इतनी है। और बड़ा इंटरेस्टिंगली हिलरी क्लिंटन के लिए उन्होंने 2 ऊंट रखे हैं। अच्छा, सर मेरा इसमें सिर्फ इतना कमेंट है कि पाल पोस्ट के अलकायदा पहले भी जो है कोल्ड वार में इन्होंने खुद बनाई थी, अब भी इसको मरने नहीं देना। कोई ना कोई खबर इसकी आनी है, इनको जिंदा रखना है, इनकी बहुत जरूरत है। एक कॉलर है हमारे साथ मुजफ्फराबाद से, अनीस। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अनीस बात कर रहा हूँ मुजफ्फराबाद से। जी जी जी। मेरा सवाल है समी इब्राहिम साहब से। जी। मलिक रियाज साहब वाले केस पर पहले ये इतराज किया गया कि ये बातें उठ रही हैं तो चीफ जस्टिस को नोटिस लेना चाहिए। समी इब्राहिम साहब ने कहा कि वो लें। फिर ये कहा गया कि चीफ जस्टिस को बेंच से अलग हो जाना चाहिए, फिर वो अलग हो गए। तो अब ये इतराज किया जा रहा है कि अब फिर ट्रांसपेरेंट नहीं हो रही। तो आखिर समी इब्राहिम साहब चाहते क्या है? जी समी साहब, क्या चाहते हैं आप? समी साहब, आवाज आ रही थी आपको कॉलर की? मुझे लगता है कि शायद ना, मुझे लगता है लिंक ड्रॉप हो गया। मैं बात करता हूँ, वो ये है कि उनके तो ये है कि जी अब इसको लार्जर बेंच बना दिया जाए। मगर अभी जो इस पे बात हुई थी, लार्जर बेंच भी तो सीजेपी ने बनाना, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बनाना। मैं अगर अखबार में बैठा हूँ और मैं न्यूज़ एडिटर हूँ सपोज, तो मैंने खबर लगानी है ना भाई
और तो नहीं, और मैंने उसको कानून के दायरे के मुताबिक ही ज़ाहिर सब कुछ करना है। तो ये मेरे ख्याल में अगर इस खुद नोटिस और मैं नहीं एक और भी लेते, बात फिर सवालात शायद होते मैं थे। इसमें अपनी पोजीशन देखें, कोई भी आदमी इंक्लूडिंग माई सेल्फ जिसने कोई जुर्म किया है, वो किसका बेटा है नहीं है, उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन बात trial यह होना है चाहिए, कि ये बिल्कुल। नहीं होना चाहिए कि देखो जी अगर हमने किया तो आपने भी तो की। ये कल्चर यहाँ पे ये- प्रमाण हाँ, चल रहा ये है बिल्कुल कि भाई अगले को भी बेलाइन कर दो, उधर भी ये कर दो, ये नहीं, इसको बराबर ना करें। जिसने जहां जुर्म किया है बिला तखसीस व इम्तियाज उसको सजा दें। अच्छा, कुछ आपकी भी कुछ अहम खबरें, अमरीकी मुज़ाकराती टीम आई हुई थी यहाँ पर नेटो हाँ सप्लाई की शाजिया, बहाली वो के जो लिए, है वापस लगता है चली कि गई। खासा और इसमें यह है कि जो पीटर लिवाया आए थे उनसे ये खबर तो अब वाज़ेह होगी। रिस्पांस नहीं अच्छा दिया रिस्पांस क्या, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उनसे मिले ही मिले ही नहीं, नहीं, हाँ जी। और मेरे ख्याल में बड़ा बिफिटिंग था उनका ये रिस्पांस। भाई देखें, आप कहते हैं जी इंडिया के साथ, इंडिया को अभी समी साहब बता रहे थे कि वो ईरान उधर डील कर ले, हमें वो $500 मिलियन दे के हम एनर्जी को, वी आर स्टार्व्ड, वी नीड इट। अच्छा बात क्या है, अच्छा, इंडिया को उन्होंने आसानी दे दी, हमारे लिए उन्हें मसले उसकी वजह यह है कि हम हमेशा मान जाते हैं, हम हमेशा स्टैंड ही नहीं लेते। हमें पता नहीं हम क्या मर जाएंगे, इससे ज़्यादा और क्या मरेंगे, बच्चे तो हमारे पहले जो है वो भूख से मर रहे हैं, और क्या उसने हमारा कर लेना है। लेकिन बात यह है कि आप स्टैंड नहीं लेते। अब जो रूलिंग क्लास है इंडिया की, वो स्टैंड लेती है, ठीक है, उनकी इकॉनमी बहुत बड़ी है, ये अपनी जगह पे, मगर हम क्या बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करते। हमारी एक बड़ी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है। उसके बाद आपने ये जैसे हम ये न्यूक्लियर स्क्रैप कहते हैं, वो भी आपने बना के रखा हुआ है। तो भाई उनसे बात तो करें, उनके यहाँ बहुत बड़े मफादात हैं, उनकी एक बहुत बड़ी मंडी है, उनसे आप बात करें। और जो हमने उनको आदत डाल दी है कि जो उन्होंने कहा हमने मान लिया, यस सर, ये हम वी आर फॉलोइंग ऑन ईच अदर टू फॉलो देयर ऑर्डर्स, ये होता रहा है। ये मेरे ख्याल में इसकी ये एक बेहतर, मैं समझता हूँ कि उन्हें मैसेज गया होगा इससे मन में। अच्छा, कुछ और मजीद खबरें, रुपए में गिरावट से जो आपने कहा था अरबों रुपए का नुकसान, बिल्कुल इकानमी चूंकि इनका नहीं रहा ये, और ख़ास तौर पे जो इस इकानमी की बर्बादी हुई है वो बिजली की वजह से हुई है। हमारी एक्सपोर्ट्स इसकी वजह से गिरी हैं, और तकरीबन हर जगह पे जो रोज़गार है आम आदमी का वो इससे मुतासर हुआ है। तो जो हमारा रूपी है उस पर शदीद प्रेशर है, और रूपी पे दूसरे प्रेशर की वजह यह है कि जिस तरीके से पिछले 4-5 सालों से ये बारविंग करते रहे हैं और ये कर्जा लेते रहे हैं, जो अब हमें देना है और जो हम दे रहे हैं, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। और अब क्या होता है, जब आपका रुपया गिर जाता है तो जो आपने पेमेंट करनी है ज़ाहिर वो बढ़ जाती है। तो आज खबर ये आई है कि ये जो हालिया गिरावट हुई है, ये जो 95 रुपए के करीब गया है, इसकी वजह से हमें 109 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। इससे पहले जो हमारा बजट है, जो खसारे हैं, वो आपके सामने। अच्छा, आखिरी खबर, मुसाबकत कमीशन ने जो नई शुगर मिल्स पर पाबंदी, शायद ये भी बड़ा एक ड्रामा है यहाँ पे जो है ना, एक मोनोपोली कैपिटलिज्म यहाँ भी आ गया है। मतलब एक तो पहले तो कहते थे परफेक्ट कंपटीशन होना चाहिए, तो मोनोपोली, ये जो CCP है, जो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो कहते हैं कि ये गैर आईनी है, लोगों को भी इजाजत दे दें। उसने इसका नोटिस लिया। इससे पहले भी ये खबर आई थी कि भाई आप अपनी मिलों में वसअत कर रहे हैं, किसी और को लगाने नहीं देते। इसका नुकसान क्या होता है, जब चंद आदमी हो तो वही बैठ के प्राइस का फैसला कर लेते हैं और एक मोनोपोलाइज कर लेते हैं, एक कैप्टिव मार्केट आ जाती है। मार्केट में कोई और आ नहीं सकता, किसी और को भी आने दें। तो ये बात की है CCP ने। शुक्रिया काजी साहब आपका। समी साहब से हमारी लाइन ड्रॉप हो गई थी, बहुत शुक्रिया समी साहब आपका। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। प्रोग्राम के लिए आप फीडबैक दीजिए खबर@दुनिया TV.tv पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।